Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। आज ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही प्यारा टॉपिक है, द एज ऑफ रिवाइवल। और आप जानते हैं कि इसे इंग्लिश रेनेसां पीरियड भी कहा जाता है। इस पीरियड का जो स्पेन है 1400 एडी से लेके 1550 एडी तक है। इस टॉपिक में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रेनेसां इन यूरोप। तो पूरे यूरोप में रेनेसां क्या का प्रभाव रहा, इसके क्या कारण रहे, कहाँ से ये ओरिजिन हुआ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंग्लिश रेनेसां के बारे में पढ़ेंगे और इसमें इस पीरियड में जो लिटरेरी बैकग्राउंड है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में जानेंगे। और इस पीरियड में जो एज ऑफ रिवाइवल आया है इसमें 100 ईयर वॉर का लास्ट फेज लड़ा जाता है। और आप जानते हैं 100 ईयर वॉर 1337 से लेके 1454-53 तक शुरू होता है और उस दौरान इसको 3 फेज में लड़ा जाता है। और जो लास्ट फेज है वो एज ऑफ रिवाइवल में आता है। इसमें रेन ऑफ हेनरी फिफ्थ, क्या रोल है इनके रेन का और क्या रोल है इस बैटल ऑफ एगिनकोर्ट का, जो कि 415 में शुरू होता है और ये 100 ईयर्स बार का लास्ट फेज होता है और इसके क्या परिणाम रहे। और दूसरे 2 इम्पोर्टेंट रिबेलियंस होते हैं दैट टुक प्लेस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग हेनरी 6 रेन। तो हेनरी 5 का पुत्र जब शासन करता है तो उसके रेन में 2 विद्रोह होते हैं। एक केट्स रिबेलियन जो 1400 से लेकर के 1450 तक चलता है और दूसरे वॉर ऑफ रोजेस। तो ये इनके फैमिली डिस्प्यूट है जो 1455 से लेकर 1485 तक लड़ा जाता है। और एंड ऑफ द प्लांटेजेंट डेंसिटी, तो जिस डेंसिटी से ये लोग आते हैं हेनरी 3, हेनरी 4, 6, ये जितने भी राइट जो आते हैं किंग्स, ये सब प्लांटेजेंट डेंसिटी से आते हैं। तो इस डेंसिटी का इस 1485 में जो है वो समापन हो जाता है। और इसके बाद ट्यूडर डेंसिटी की जो है बिगिनिंग होती है। तो बिगिनिंग ऑफ द ट्यूडर डेंसिटी, तो इसका फर्स्ट किंग कौन होता है और ये किस परिवार से आते हैं वो पता लगेगा। और बिगिनिंग ऑफ द रिवाइवल एंड रिफॉर्मेशन, तो रिवाइवल और रिफॉर्मेशन यहाँ से शुरू होता है क्योंकि किंग हेनरी 8 के शासनकाल में ही इंग्लिश रिफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। उसके क्या कारण रहे हैं वो हम जानेंगे। और सेटअप ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इसी समय होता है और बाइबल के ट्रांसलेशन होता है। और रिवाइवल इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, और लिटरेचर के फील्ड में कौन कौन से रिवाइवल होते हैं, कौन कौन से मेन राइटर्स रहते हैं। तो ये जो 8-9 पॉइंट हैं इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो चैप्टर है बहुत लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ हैव पेशेंस और वीडियो को फुल देखें। तो पहले रिवाइवल ऑफ लर्निंग, या जिसको रेनेसां कहा जाता है, तो पहले हम रेनेसां को यूरोप में पढ़ेंगे और पहले जानेंगे रेनेसां का अर्थ। देखिए जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट हैं उनको इम्पोर्टेंट लगा दिया गया है, बाकी तो हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेनेसां, व्हेन एंड वेयर डिड इट फ्लोरिश फर्स्ट, और कब और कहाँ ये पहली बार फ्लोरिश हुआ। तो आप जानते हैं कि रेनेसां जो टर्म है और ये फ्रेंच टर्म है और जिसका अर्थ होता है रीबर्थ, यानी कि रीबर्थ ऑफ लर्निंग, रीबर्थ ऑफ लर्निंग इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर के साहित्य के परिप्रेक्ष्य में इसमें रिवर्थ होता है। और इसके साथ साथ जो
नॉलेज के जितने भी फील्ड होते हैं, हर फील्ड में नॉलेज का रिवर्थ होता है। द होल ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडिल एज टू द मॉडर्न एज, और जो रेनेसां है वो मिडिल एज से मॉडर्न एज में प्रवेश करने का कारण है। तो देखिए, आप जानते हैं कि एंशियंट एज और जो मिडिल होती है और आपकी जो मॉडर्न एज है, तो जो रेनेसां है एक प्रकार का ब्रिज का काम करता है यहाँ पर। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रेनेसां शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया, तो ये फ्रेंच हिस्टोरियन रहे हैं जूल्स मिशेल, और उनकी बुक रही है हिस्टोरी डे फ्रांस, जिसको इन्होंने 1855 में पब्लिश कराया, और इसी में इन्होंने टर्म दी रेनेसां, और जिसका मतलब होता है रिवर्थ। और रेनेसां को रिवाइवल ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। तो रिवाइवल ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है? देखिए, रिवाइवल ऑफ लर्निंग का मतलब है द टर्म रेनेसां मीन्स द रिकवरी ऑफ द लॉस्ट कल्चर। जो लॉस्ट कल्चर है तो इसको रिकवरी करना था। तो देखिए, यूरोप में जो रेनेसां होता है और इटली में शुरू होता है, और जो रोमन सिविलाइजेशन जिसका पतन हो चुका होता है, उस रोमन सिविलाइजेशन के जो लगभग 27 और 28 एडी के जो अगस्टन पीरियड रहा था, उसके जो राइटर्स हैं तो उनके रचनाओं को उनको रिवाइव किया गया था। तो क्या मतलब हुआ कि जो लॉस्ट कल्चर है उसको रिवाइव करना था, रिन्यूड करना था, डिफ्यूजन ऑफ द लॉस्ट स्पिरिट। तो जो लॉस्ट स्पिरिट थी तो उसको नए सिरे से लाना था, विच हैड बीन स्लम्बरिंग, जो सोई हुई थी। तो रिन्यूड डिफ्यूजन यानी कि उसको नए सिरे से उसका फैलाव करना था, विस्तार करना था। तो ये तो इसका अर्थ हुआ। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेनेसां फ्लोरिस्ड फर्स्ट इन इटली इन द लेट 14th सेंचुरी। तो लेट 14th सेंचुरी में इटली में ये फ्लोरिश होता है, इसका विस्तार होता है, पनपता है। और इसके इटली में फ्लोरिश होने के, पनपने के क्या कारण हैं उसको भी हम अभी जानेंगे। तो पहले ये जान लें कि रेनेसां इटली में पहली बार फर्स्ट टाइम फ्लोरिश होता है 14th सेंचुरी के लेट में, और उसमें भी ये रेनेसां जो है इटली के फ्लोरेंस सिटी से स्टार्ट होता है। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। दूसरा, दांते अलिग्री जो हैं राइटर रहे हैं, इज द फॉररनर ऑफ द रेनेसां। रेनेसां के अग्रदूत कहलाते हैं दांते अलिग्री। लेकिन कुछ लोग रेनेसां का जो फादर हैं वो आपके फ्रांसिस्को पेट्रार्क को मानते हैं। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो हैं उनको मानते हैं फादर ऑफ रेनेसां। अब जो ये इटालियन स्कॉलर रहे हैं 14th सेंचुरी के, यानी कि इसी समय जब रेनेसां फ्लोरिश होता है इटली में, और इन्होंने जो 5th to 14th सेंचुरी एडी को इन्होंने डार्क एज कहा है। भाई, आप जानते हैं कि 5th सेंचुरी में जो आपका रोमन एम्पायर है उसका विघटन हो जाता है, फाल हो जाता है, और उससे लेकर के 14वीं शताब्दी तक इन्होंने इस एज को डार्क एज कहा है। तो प्रश्न यहीं से बनता है, इम्पोर्टेंट है, कि हु गेव द कंसेप्ट ऑफ डार्क एजेस। तो डार्क एजेस का कंसेप्ट जो है वो आपको पेट्रार्क देते हैं, और 5वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक के पीरियड को ये डार्क एज कहते हैं। और इसको अगर सॉफ्ट वे में कहें तो इसी को हम मिडिल एज कहते हैं। ही आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ रेनेसां। तो इनको रेनेसां के फादर भी कहा जाते हैं, और इनको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। तो वो आगे पढ़ेंगे, अभी लिखा है। तो व्हाट वर द रीजन फॉर रेनेसां एंड व्हाई इट फ्लोरिश्ड इन इटली। तो रेनेसां का रीजन क्या रहा था और ये इटली में ही क्यों फ्लोरिश किया, तो आप इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली बात, इसके इकोनॉमिक
रीजन्स को जानते हैं, जो आर्थिक कारण हैं उनको जानते हैं। तो आप जानते हैं कि इटली एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला है तो पेनिनसुला वो जगह होती है जो कम से कम 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है। तो ये जो है यूरोपियन ट्रेड का सेंटर माना जाता है इटली। तो इटली के कई शहर हैं, जैसे वेनिस है, वेनिस, मिलान है, और आपका ये ऊपर नाम आया था फ्लोरेंस। तो ये व्यापारिक सेंटर्स माने जाते हैं और यही केंद्र बनता है, तो इससे पूरे यूरोप में फैलते थे। तो इसके कारण यहाँ के जो निवासी थे वो सभी अमीर, यहाँ पर सब अमीर व्यापारिक वर्ग थे, और इस कारण व्यापारिक जो वर्ग होता है, जो अमीर होता है, उसमें सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और वो तर्कों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो सारे वर्ल्ड में घूमते हैं तो उनकी तर्क शक्ति काफ़ी डेवलप होती है, रेशनलिज्म काफ़ी डेवलप्ड होता है। तो इस इकोनॉमिक कारण बनते हैं। और दूसरे पॉलिटिकल रीजन थे। तो देखिए पॉलिटिकल रीजन में क्या था, द पोप्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड कीन डिज़ायर अमॉन्ग किंग्स फॉर फ्रीडम। तो आप जानते हैं कि जो हायरार्की थी उसमें पोप सबसे ऊपर हुआ करते थे, उसके बाद किंग हुआ करते थे, फिर लॉर्ड्स, फिर उसके बाद पीजेंट्स हुआ करते थे। तो इन सब का भार बोझ जो पीजेंट्स और जो आम जनता थी उन पर पड़ता था, और पोप सर्वोपरि माने जाते थे। तो पोप के आदेश को इवन टू किंग्स भी अवहेलना नहीं कर पाते थे। तो यही कारण था कि जो किंग्स के जो मन में थे वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की भावना थी, क्योंकि ये राजाओं को जो थे एक प्रकार का, राजा जो लोग थे पोप को एक प्रकार का टैक्स दिया करते थे। तो इसके कारण राजाओं के जो किंग्स के मन में थी वो डिजायर ऑफ फ्रीडम थी। तो ये भी एक कारण बना था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है वो है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जिसको बोलते हैं कुस्तुनतुनिया, इसका विघटन होता है, तो ये भी एक कारण बनता है। तो देखिए इस चित्र के माध्यम से, इस मैप के माध्यम से हम इसको जानेंगे कि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या होता है। तो पहले जानते हैं कि ये जो सर्किल में किया है इन्होंने, ये जो सर्किल में किया है, ये एक ज़माने में टोटल रोमन एम्पायर था, और रोमन एम्पायर था तो फॉल ऑफ रोमन एम्पायर होता है लगभग 417 में, 1476 में। इसको कलर चेंज कर ले रहा हूं। तो जो फॉल ऑफ रोमन एम्पायर होता है वो 476 ईडी में होता है, और जो जर्मन पीपल्स होते हैं वो इस पर अटैक करते हैं, जर्मनिक ट्राइब्स होती हैं। तो यहाँ पर इस एरिया को 2 भागों में बढ़ जाता है, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर और एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर। और धीरे धीरे वेस्टर्न रोमन एम्पायर बिल्कुल जो है आपका कोलैप्स हो जाता है, और जो रोमन एम्पायर है वो 476 के बाद यहाँ पर जो है इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर एक जगह है कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि कुस्तुनतुनिया, और ये बाईजेंटाइन एम्पायर के भी कहते हैं इसको, और ये रोमन सभ्यता है। तो कुस्तुनतुनिया रोमन की प्राचीन सभ्यता है, और इस पर भी 1453 में जो है ऑटोमन तुर्क लोग इस पर आक्रमण करते हैं 1453 में। तो 1453 में यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल पर ऑटोमन तुर्क जो है आक्रमण करते हैं और इस पर कब्जा कर लेते हैं 1453 में। तो 1453 में कब्जा करने के कारण यहाँ पर जब मुस्लिमों का कब्जा हो जाता है, मुगल्स का कब्जा हो जाता है, तो इसके बाद ये जो लोग यहाँ के विद्वानों की जगह मानी जाती है, तो ये लोग सब जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं इटली में, क्योंकि इटली उस समय बहुत अमीर था और विद्वानों का स्वागत
करने वाला होता था ये। तो ये इनका जो क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, और ये सब जाके इटली में बस जाते हैं। तो वहाँ इटली में बसने के कारण जो अपने साथ ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स ले जाते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर इटली में पुनर्जागरण होता है। तो क्योंकि ये लोग जो थे इटली में उतने जागृत, थोड़े जागृत तो थे लेकिन उतने नहीं थे जितने कि ये थे, तो इन्होंने जाकर के वहाँ की सिचुएशन को देखा, तो जो ओल्ड ऑर्डर थे उनको इन्होंने न्यू ऑर्डर दिया। तो इन्होंने पोप का जो ओल्ड ऑर्डर चला करता था इटली में, इन्होंने न्यू ऑर्डर दिया। तो इस प्रकार जो कुस्तुनतुनिया का जो आक्रमण था, कब्जा था, ये भी कारण बना। और इससे क्या होता है, इससे कई खोजें हुई। तो नेचुरल है कि इसने ये थल मार्ग था वो बंद कर दिया। अब फिर इन्होंने कई जो देश थे, इन्होंने जल मार्ग का आविष्कार किया, जल मार्ग को खोजा। तो आप जानते हैं कि कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की, और वास्को डी गामा ने 1498 में जो है वो इंडिया पहुंचा था। तो अगला जो कारण है, रिलीजियस रीजन्स थे। तो रिलीजियस रीजन्स में जानते हो कि पोप जो है सर्वोपरि होता था, और उसके कारण जो आम पीपल थे, जो आम पॉपुलेशन थी, वो बहुत परेशान रहती थी। तो इसके प्रति विद्रोह होना स्वाभाविक था। और साइंटिफिक रिसर्च हुई थी। तो साइंटिफिक रिसर्च में आपके पहला आविष्कार माना जाता है प्रिंटिंग प्रेस का। तो प्रिंटिंग प्रेस से आविष्कार होता है, तो जो लोग अपने लेख लिखते हैं तो वो उसका प्रसार बहुत जल्दी होता है। और डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, तो जो फ्यूडलिज्म है, तो फ्यूडलिज्म को बोलते हैं आप सामंतवाद, सामंतवाद बोलते हैं। ये क्या होता है अभी समझते हैं। जो फ्यूडलिज्म है, तो फ्यूडलिज्म होता है, सबसे पहले क्या होता था, पोप, और पोप के बाद दूसरे नंबर पे किंग, किंग के बाद लॉर्ड्स, और उसके बाद जो है आम पीपल आते थे। तो ये जो हायरार्की थी, तो क्या था, लोगों पर शासन करते थे लॉर्ड्स, छोटे छोटे एरिया में बटे होते थे, और लॉर्ड्स जुड़े रहते थे किंग से। तो पीपल लोग जो कर देते थे, टैक्स देते थे, वो लॉर्ड्स को देते थे, और लॉर्ड्स टैक्स देते थे वो किंग को देते थे, और किंग पोप को टैक्स देते थे। तो ये टैक्सों की भरमार के कारण जो है आम जनता परेशान रहती थी। लेकिन जो फ्यूडलिज्म सामंतवाद का अंत होता था, तो ये व्यवस्था होती थी सामंतवादी। तो इन्होंने क्या किया, जब रिफॉर्मेशन होता है, धर्म सुधार होता है, तो हर देश ने, हर कंट्री ने अपने चर्च की स्थापना की, और हर देश अपने आप में जो है स्वतंत्र हो गया एक प्रकार के धार्मिक मामलों में। अब जो पोप को कुछ नहीं दिया करते थे। तो ऐसी स्थिति में फ्यूडलिज्म का अंत होता है। तो ये भी रिनेसां का कारण बनता है। अब रिनेसां के पीरियड को जो है ह्यूमनिज्म और इंडिविजुअलिज्म का पीरियड कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज द रिनेसां कॉल्ड, तो द पीरियड ऑफ ह्यूमनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म इसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ह्यूमनिज्म का है, आप जानते हैं ह्यूमनिज्म को मानवतावाद बोलते हैं, मानवतावाद बोलते हैं। तो मानवतावाद का मतलब ह्यूमन वेलफेयर तो है ही, इसके साथ साथ जो ये पहला अप्लाई होता है द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। तो इसमें जो रिनेसां में ह्यूमनिज्म का मेन जो अर्थ निकलता है वो रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर इसको कहा जाता है। दूसरा, पेट्रार्क को फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेट्रार्क को फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है। ये मैंने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली बात, ह्यूमनिज्म है क्या, देखिए इसको समझना है क्या है ह्यूमनिज्म। देखिए पोप और दूसरी तरफ थे गॉड आपके। तो पोप और गॉड के बीच जो ब्रिज का काम करते थे, पोप जो है गॉड और पीपल के बीच ब्रिज का काम करते थे। कहते थे कि बाइबल जो है और जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं वो सब ईश्वर के संदेश हैं, ईश्वर ने ये कहा है, ईश्वर ने वो कहा है।
तो इसको कौन बता रहा है? पोप बता रहा है। ये हम जानते हैं ईश्वर ने क्या कहा है। तो आम जनता काफ़ी सीधी थी और सोच नहीं थी, तो पोप का कोई विरोध नहीं कर पाता था। और पोप क्या कहते थे कि हर ह्यूमन की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी उसके एक्शंस हैं, वो चर्च के लिए हैं। जैसा चर्च बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और जो इससे अलग हटता है तो उसको क्रूसीफाई कर दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था। बहुत सारे जो आपके साइंटिस्ट रहे थे, जैसे आपके गैलीलियो हैं, उनको भी मार दिया गया था। कोपरनिकस थे, उनको भी मार दिया गया था। तो ये भी कारण थे। तो जो ह्यूमनिज्म ने क्या बताया कि इसमें ह्यूमनिज्म इज अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ दैट कंसीडर्स द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड रादर देन द वेलफेयर ऑफ सपोज्ड गॉड और गॉड्स। तो गॉड्स, पोप कहते थे कि गॉड्स के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। आपका जो जन्म हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ चर्च की सेवा के लिए हुआ है। लेकिन जो रिनेसा जो पीरियड था उसने ह्यूमनिज्म को जन्म दिया। तो ह्यूमनिज्म का मतलब जो असली मतलब है वो ये है कि ह्यूमनिज्म प्रमोट्स द आइडिया दैट मैन इज सेंटर ऑफ हिज ओन यूनिवर्स एंड पीपल शुड एम्ब्रास ह्यूमन अचीवमेंट्स। कि जो सोच का दायरा है इस यूनिवर्स में मनुष्य है, मनुष्य के बारे में सोचना चाहिए, उसी के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। मनुष्य की जो सोच है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, उसकी सोच को वैल्यू दी जानी चाहिए। और पीपल शुड एम्ब्रास ह्यूमन अचीवमेंट्स इन एवरी फील्ड सच एज एजुकेशन, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड एवरी फील्ड ऑफ नॉलेज। यानी कि हर क्षेत्र में जो मानव की सोच है, उसकी जो इंडिविजुअल थॉट्स हैं, थिंकिंग है, उसको वैल्यू दी जानी चाहिए। ये था ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमनिज्म रेनेसां का जो कारण बना था, तो रेनेसां का कारण ह्यूमनिज्म बना था। और दूसरा था इंडिविजुअलिज्म। तो इंडिविजुअलिज्म क्या था? हर एक व्यक्ति का इस दुनिया में एक अपना अस्तित्व होता है, उसकी एक अपनी दुनिया होती है, उसकी अपनी सोच को, उस दुनिया को वैल्यू दी जानी चाहिए। तो द एरा ऑफ एमरजेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म इन लाइफ, थॉट, रिलीजन एंड आर्ट। यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति के इंडिविजुअलिज्म को, यानी कि व्यक्तित्ववाद को बढ़त मिली गई। और एक बात और पॉइंट शायद रह गया है, यहां पर एक पॉइंट और रह गया, चलो यही बात कर लेते हैं। एक बार बात आती है रेशनलिज्म। ये रेशनलिज्म की बात आती है तो रेशनलिज्म आप जानते हो तर्कवाद बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तर्कवाद। तो तर्कवाद क्या होता है? देखिए, कहने का अर्थ है कि जब रेनेसां हुआ और जब लोग संपर्क में आए तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि कोई भी चीज़ होती क्यों है। हर चीज़, जो हर घटना होती है, हर इवेंट होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होता है। तो रेशनलिज्म का जो अर्थ है वो ये है रेशनलिज्म का जो अर्थ बैठता है वो है द अप्रोच ऑफ knowing the things on the basis of evidences। यानी कि चीज़ों को एविडेंसेस के बेस पर, यानी कि प्रमाण के बेस पर जानना, ये रेशनलिज्म कहलाता है। तो देखिए, इसको एग्जाम्पल देते हैं। कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी जो है आपकी सूरज का चक्कर लगाती है, ना कि सूरज चक्कर लगाता है। तो इस बात पर कोपरनिकस को मौत की सज़ा मिलती है। लेकिन गैलीलियो ने
आपका दूरबीन का आविष्कार किया, टेलीस्कोप का आविष्कार किया, तो इन्होंने प्रूव करके बताया कि कोपरनिकस जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपनी दूरबीन से उनको दिखाया, देखिए, तो उन्होंने प्रमाण दिया। तो क्या हुआ? तो जो रेशनलिज्म बना, नोइंग ऑफ द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस इज कॉल्ड रेशनलिज्म। तो रेशनलिज्म मेन कारण बना था। अब रेनेसां का जो इफेक्ट हुआ था वो हर क्षेत्र में हुआ था। तो पहले हम इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। रेनेसां स्कॉलर्स ऑफ क्लासिक्स डिस्कवर्ड एंड रिसीव द नॉलेज ऑफ द ग्रीक एंड रोमन ऑथर्स एंड वर्क्स। तो इन्होंने जो 27 या 28 एडी के जो अगस्टन पीरियड के रोमन राइटर्स रहे, उनकी लिटरेचर को इन्होंने रिवाइव किया था। तो सबसे पहला नाम आता है दांते एलिग्री का। इनका डिवाइन कॉमेडी है, जिसको डिवाइन कॉमेडिया भी बोलते हैं, और ये इटालियन में लिखी हुई है, तो इसके लिए दांते एलिग्री जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, डिवाइन एलिग्री में डिस्क्राइब्स दांतेस जर्नी थ्रू हेल, जिसको इन्फर्नो बोलते हैं, परगेटोरियो एंड पैराडाइसो। ही इज़ द फर्स्ट गाइड बाय द रोमन पोइट वर्जिल एंड देन बीट्राइस। तो ये रोमन पोइट वर्जिल और बीट्राइस से प्रभावित थे, और ये कब है? 27 एडी पीरियड के जो रोमन एम्पायर था, एगस्टन पीरियड का, उसके थे। और एक्लॉग्स आर 2 लैटिन हेक्सामीटर पोइम्स हैं इनकी, इन द ब्यूकोलिक स्टाइल बाय दांते नेम्ड आफ्टर वर्जिल्स एक्लॉग्स। तो वर्जिल्स जो रहे हैं रोमन पोइट, तो उन्होंने एक्लॉग्स लिखे हैं। तो देखिए, एक्लॉग्स वो पोइम होती हैं जो सेफर्ड लोगों के डायलॉग की फॉर्म में बोली जाती हैं। तो एक्लॉग्स का बना है जो डायलॉग की फॉर्म में बोली जाएं। तो ये आपकी पास्टोरल पोइम्स होती हैं, जिसको ब्यूकोलिक पोइम बोलते हैं। और राइटर रहे हैं फ्रांसिस्को पेट्रार्क। और पेट्रार्क जो है लैटिन को काफ़ी पसंद करते थे, तो मैक्सिमम इनके जो वर्क हैं वो लैटिन में हैं। और ये एक प्रोलिफिक लेटर राइटर्स हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जो सिसरो रहे हैं रोमन राइटर, विचारक, तो उनके लेटर्स को इन्होंने क्या किया है, डिस्कवरी की थी उनके लेटर्स की, तो उन्हीं के फार्म को इन्होंने पब्लिश किया। ये जो ऑफन क्रेडिटेड विद इनिशिएटिंग द 14th सेंचुरी इटालियन रेनेसांस। तो इनको 14वीं शताब्दी का जो रेनेसा होता है उसको शुरू करने वाला माना जाता है। तो यही कारण था कि इनको फादर ऑफ रेनेसा कहा गया है। बहुत से लोग इनको फादर ऑफ रेनेसा भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सिसरो के लेटर्स को पब्लिश करा था, और जो इनिशिएट बने थे रेनेसा मूवमेंट के। और इनको फाउंडर ऑफ द रेनेसा ह्यूमनिज्म कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ह्यूमनिज्म को डिफाइन किया था, मानवतावाद को। तो पेट्रार्क की जो सोनेट हैं, तो आप जानते हैं कि जिसमें ऑक्टेव और सेस्टेट 2 भागों में डिवाइड होते हैं, तो ये पेट्रार्कन सोनेट इन्होंने दिए थे। तो पेट्रार्क सोनेट्स वर एडमायर्ड मच एंड बीकेम द मॉडल फॉर लिरिकल पोइट्री। अब ही इज आल्सो नोन फॉर बीइंग द फर्स्ट डेवलप्ड कंसेप्ट ऑफ डार्क एजेस। तो डार्क एजेस का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था। तो आप अभी पढ़ा था ऊपर आपने कि 5th सेंचुरी से लेकर के 14th सेंचुरी एडी के बीच का जो पीरियड है उसको इन्होंने डार्क एज कहा जाता है, जिसको सॉफ्ट में हम मिडिल एज भी कहते हैं। और पेट्रार्क की जो रचना है रेरम बुल्गेरियन फ्रेगमेंटा, तो जिसका अर्थ है फ्रेगमेंट्स ऑफ द वर्नाकुलर मैटर्स। तो ये इनकी लिरिक पोइम्स हैं, और ये इटालियन में लिखी गई हैं। हालांकि मैक्सिमम वर्क इनके क्या है, वो लैटिन में है, लेकिन ये जो वर्क है 363 लिरिक पोइम्स का जो कलेक्शन है, ये आपका इटालियन में लिखा गया है। पेट्रार्क आल्सो पब्लिश्ड मैनी वॉल्यूम्स
हिज लेटर, सिसरो, वर्जिल एंड सेनेका वर हिज लिटरेरी मॉडल्स। तो देखा कि इन सारे लोगों ने, जितने राइटर्स थे जो आपके ऑगस्टन पीरियड के रोमन राइटर्स रहे हैं, उनको इन्होंने जो है रिवाइव किया। अगला नाम आता है बोकासियो, जियोवानी बोकासियो। तो बोकासियो की रचना जो है ये है आपकी डेकामेरन, और डेकामेरन ये इटालियन में लिखी गई रचना है और इसमें 1000 टेल्स हैं। इट इज ए कलेक्शन ऑफ 100 टेल्स टोल्ड बाय ए ग्रुप ऑफ 7 यंग वुमेन एंड 3 यंग मैन। और आप जानते हैं कि डेकामेरन जो इनकी रचना है वो आपके जो रेनेसां पीरियड के इंग्लिश राइटर रहे हैं, चाहे वो जितने भी राइटर रहे हैं, चाहे विलियम शेक्सपियर ही क्यों ना रहे हों या यूनिवर्सिटी बिट, सब ने डेकामेरन को और जितने पोइट्स हैं इसको जो है फॉलो किया है। अब जो मैकियावेली रहे हैं, तो मैकियावेली को एक जो है पॉलिटिकल फिलोसफर माना जाता है। तो निकोलो मैकियावेली, इनको क्या माना जाता है? पॉलिटिकल फिलोसफर। एन इटालियन रेनेसां हिस्टोरियन, पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट, फिलोसफर और ह्यूमनिस्ट माना जाता है। बहुत फेमस है ये अपनी रचना द प्रिंस के लिए। और द प्रिंस क्या है? 16th सेंचुरी पॉलिटिकल ट्रीटीज इन इटालियन। तो 16वीं शताब्दी के जो इटालियन भाषा में निबंध का ये संकलन है, कलेक्शन ऑफ एसेस है। ट्रीटीज का मतलब एसेस होता है। तो ही वॉज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल जो है फिलोसफर माने जाते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अभी देख रहे हैं। अब न्यू ज्योग्राफिकल जो आपकी डिस्कवरीज होती हैं वो भी इसी पीरियड में होती हैं। 1 मिनट और लेंगे। अब बात करते हैं न्यू ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की। आप जानते हैं कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर जो फॉल होता है उसके कारण नए जो यूरोप के लोग होते हैं वो न्यू सी रूट्स की खोज करते हैं। तो एक रहे हैं आपके कोलंबस, इनको इंडिया की खोज करने के लिए भेजा गया था, लेकिन ये पहुंच गए अमेरिका और 1492 में ये अमेरिका की खोज करते हैं। और न्यू सी रूट्स टू इंडिया के लिए जो वास्को डी गामा था, और ये 1498 में भारत पहुंचता है। तो ये न्यू सी रूट्स था और यूरोप का जितना भी जो ट्रेड हुआ करता था वो भारत में और दूसरे जो आपके एशियन कंट्रीज रहे हैं इनमें जो है लैंड रूट्स के माध्यम से होता था। तो जब ये रूट्स अब बंद हो गए तो इसके कारण इन्होंने इस न्यू रूट्स की खोज की। और आर्ट के क्षेत्र में भी रिफॉर्म रेनेसां होता है। तो लियोनार्डो दा विंसी, जिनकी मोनालिसा रचना है, और माइकल एंजेलो और राफेल ये आपके आर्टिस्ट रहे हैं। और साइंस के फील्ड में जो रहे हैं निकोलस कोपरनिकस, ये पोलैंड के थे और इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। तो हेलियोसेंट्रिक का मतलब होता है केंद्र में सूरज का होना, सन इज इन सेंटर, यानी सेंटर में सूरज का होना। तो इस थ्योरी को इन्होंने दिया और अकॉर्डिंग टू बाइबल जो पृथ्वी थी वो सबका केंद्र मानी जाती थी और उसके चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते थे। ये बात बाइबल और पोप लोग मानते थे। लेकिन कोपरनिकस ने अपने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के माध्यम से ये प्रूव किया। क्या कहा? ही प्रूव दैट सन वॉज स्टेशनरी इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के सेंटर में जो सन है वो स्थिर अवस्था में है, एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट, और पृथ्वी जो है इसके चारों ओर घूमती है। तो यही कारण था कोपरनिकस को मौत की सज़ा मिलती है। अब दूसरे कोपरनिकस के जो थ्योरी को दूसरे साइंटिस्ट रहे हैं गैलीलियो ने, और ये एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे। तो इन्होंने
इन्वेंट किया टेलीस्कोप का। तो इन्होंने टेलीस्कोप के इन्वेंट करने के बाद जो कोपर्निकस की थ्योरी थी, होलिसेंट्रिक थ्योरी, तो उन्होंने उनके क्लेम को जो है सपोर्ट दी और कहा प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट थ्योरी, और उन्होंने अपनी थी प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट थ्योरी। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है और जो ग्रह हैं वो एक गोलाकार ऑर्बिट में जो है वो चक्कर लगाते हैं सूरज के चारों ओर। तो इसके कारण भी इनको भाई फांसी दे दी गई, इनको भी मार दिया गया। इसके बाद जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होता है, और ये है जोहान गुटेनबर्ग, जर्मनी में 1440 के लगभग में, यानी कि 15वीं शताब्दी के मध्य में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करते हैं। और गुटेनबर्ग बाइबल को जो है पहली बार 1455 में प्रिंट करते हैं। तो ये भी गुटेनबर्ग बाइबल कब पब्लिश होती है, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। और नई रिलीजियन का जो है अब स्टार्ट होता है, जिसको हम प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। तो आप तो पढ़ चुके, पिछला हमने पीरियड जो वीडियो था वो रिफॉर्मेशन पे था, तो उसमें पढ़ चुके थे कि कैथोलिक जो धर्म था, तो कैथोलिक थ्योरी के प्रोटेस्ट में जिस रिलीजन का उदय होता है उससे हम प्रोटेस्टेंट रिलीजन कहते हैं, जिसको मार्टिन लूथर ने जर्मनी में स्टार्ट किया था। इसके बाद ज्विंगली ने स्विट्जरलैंड में इसको फैलाया, जॉन कैल्विन ने जेनेवा में, और जॉन नॉक ने स्कॉटलैंड में फैलाया। और ये विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से जाना गया, और इंग्लैंड में इसको प्यूरिटन नाम से जाना गया। अब हम बात करते हैं कि इंग्लैंड में जो रिवाइवल पीरियड है वो 1400 से लेकर के 1550 तक माना जाता है। तो प्रश्न बनता है व्हाट इज द स्पैन ऑफ इंग्लिश रेनेसां। तो इसका जवाब बनता है फ्रॉम 16th सेंचुरी टू द अर्ली 17th सेंचुरी। ठीक, अब इसमें क्या है, मिल्टन को एलिजाबेथन पीरियड का बिलेटेड एलिजाबेथन पीरियड कहा जाता है, और इनको रिफॉर्मेशन का लास्ट माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, हु कॉल्ड द पीरियड 1400 to 1500 अ बैरन पीरियड। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो WH हडसन जो हैं वो इसको अ लॉन्ग बैरन एज कहते हैं। कारण क्या है, क्योंकि नथिंग न्यू वॉज रिटन इन दिस पीरियड। तो इन दिस पीरियड में कोई नई रचना नहीं हुई थी, जो भी किया था इन्होंने वो चौसर को फॉलो किया था। तो इन दिस पीरियड वी आर इमिटेटर्स ऑफ सक्सेसर्स ऑफ चौसर, ये बात ये कहते हैं। अब हम इस पीरियड की लिटरेरी बैकग्राउंड्स को जान लेते हैं, और पहले हम पॉलिटिकल फील्ड में जो क्रांति हुई थी, इवेंट्स आई थी, उनकी जो घटनाएं होती उनको जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि जो आपके लिटरेरी फील्ड में और अदर नॉलेज के फील्ड में जो रिवोल्यूशन हुआ था, जो रेनेसां हुआ था, उसको जानेंगे। तो द पीरियड ऑफ 1400 to 1550 following death of Geoffrey Chaucer witnessed a wide range of political changes। तो आप जानते हैं कि जो एज ऑफ रिवाइवल है वो एज ऑफ चौसर के बाद आती है, और आप जानते हैं कि एज ऑफ चौसर में जो लास्ट किंग होते हैं वो होते हैं हेनरी फोर्थ। और हेनरी फोर्थ के शासन काल में ही 100 ईयर वॉर जो है शुरू हो जाता है, और उसके 2 फेस समाप्त हो जाते हैं। तो इसको समझने के लिए इट वॉज द मोस्ट बैल्कोनिक पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। तो जो एज ऑफ रिवाइवल है इंग्लिश हिस्ट्री का बैल्कोनिक पीरियड माना जाता है, काफ़ी ज्वालामुखी वाला पीरियड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इवेंट्स होती हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले जो मानी जाती है वो है द 3 phases ऑफ 100 ईयर वॉर। तो आप जानते हैं कि 100 ईयर वॉर्स का जो 3 phases थे, पहला फेसेस था एडवार्डियन वॉर, जिसको किंग एडवार्ड लड़ते हैं, और फिर
जो 1337 से लेकर 1360 तक लड़ा जाता है, इसको हम पढ़ चुके हैं। फिर 9 वर्ष की शांति काल रहता है। फिर कैरोलिन वार जो होता है वो 1369 से लेकर 1389 तक रहता है और ये किंग हेनरी फोर्थ तक रहता है। फिर 25 वर्ष की लगभग 2-2.5 डिकेड की जो शांति रहती है। फिर लंकास्ट्रियन वॉर होता है। तो लंकास्ट्रियन वॉर इसको क्यों कहते हैं? ये आपका एज ऑफ रिवाइवल में जो 100 ईयर वॉर का जो थर्ड फेज था, ये इसमें लड़ा जाता है। और इसको लंकास्ट्रियन वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इंग्लैंड में रेन वाली फैमिली रही थी, जिसने शासन किया था, वो लंकास्ट्रियन फैमिली रही थी। तो उस फैमिली ने इस युद्ध को शुरू किया था, तो उसके कारण इसको हम लंकास्ट्रियन वार कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो थर्ड फेज है, तो एज ऑफ रिवाइवल में 1400 के बाद में इसी जो है वॉर को लड़ा जाता है। तो आप जानते हैं कि जो हेनरी फोर्थ का पीरियड है वो 9 वर्ष की शांति काल में आता है। तो ये शांत पीरियड रहा था। तो उसके बाद 1400 जो द थर्ड फेज ऑफ 100 ईयर वॉर स्टार्टेड द लंकास्ट्रियन वॉर 1415 टू 1453, यानी 1415 से लेकर 1453 तक ये चलता है। और इसकी शुरुआत बैटल ऑफ एगिनकोर्ट से होती है। तो ये जो बैटल है ये 100 ईयर वॉर के थर्ड फेज का पहला बैटल माना जाता है। और इस बैटल को शुरू करते हैं हेनरी फिफ्थ 1415 में, क्योंकि हेनरी फिफ्थ 1413 में गद्दी पर बैठते हैं और अपनी आर्मी को फ्रांस की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जो शांति काल हुआ था, फ्रांस से संधि का टूटना हुआ था। तो बैटल ऑफ एगिनकोर्ट जो है 1415 में लड़ा जाता है और लगभग 5 वर्ष के बाद 1420 में इस युद्ध की समाप्ति होती है ट्रीटी ऑफ ट्रायस के साथ, और जिसमें हेनरी फिफ्थ जो है इस बैटल को जीतते हैं। जैसे ये हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका प्रभाव जो है, जो कुछ इवेंट्स के बारे में पूछा जाता है, और दूसरा रेनेसां के में इसका क्या प्रभाव रहा है और कैसे कैसे एक डेंसिटी से दूसरी डेंसिटी का चेंज होता है, एक राजवंश से दूसरा राजवंश कैसे आता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जो बैटल ऑफ एगिनकोर्ट होता है, एगिनकोर्ट, तो इसके जो परिणाम होते हैं, तो इससे क्या होता है, एक फ्रेंच वाइफ आ जाती है। तो हेनरी फोर्थ, और दूसरा फ्रेंच रिवेन्यू मिलता है और साथ में फ्रेंच क्राउन भी मिलता है। तो ये डिस्प्यूटेड किंग ऑफ फ्रांस भी बन जाते हैं। तो इस समय किंग होते हैं चार्ल्स सिक्स, फ्रांस के किंग होते हैं, और ये हार जाते हैं बैटल में। तो इनकी डॉटर जो होती हैं कैथरीन ऑफ वेलोइस, चार्ल्स सिक्स की डॉटर होती हैं। इनसे हेनरी फिफ्थ जो है इस शादी को कर लेते हैं। तो इन शादी का विवाह का कारण भी रहा था कि जो 100 ईयर वॉर का सीज करना भी था, इसको रोकना भी था। हालांकि रुकता नहीं है, रुकता तो 1485 में है, लेकिन इस कारण से इनको किंग, फ्रांस का किंग बना दिया जाता है। और ये विवाह केवल इसी कारण होता है। और 1422 में इनकी जब डेथ हो जाती है तो इनका सन जो होता है हेनरी सिक्स, ये इंग्लैंड का राजा बनता है और काफ़ी सीधा राजा होता है। तो एट द एज ऑफ 9 मंथ, केवल 9 महीने का होता है, केवल 9 माह का, और 9 माह की आयु में ये इंग्लैंड का राजा बनता है और साथ साथ फ्रांस का भी राजा बनता है। हालांकि किंग जो चार्ल्स सिक्स होते हैं, इनका पुत्र होता है चार्ल्स सेवेंथ।
तो ये भी राजा रहता है, ये भी राजा था, ये दोनों डिस्प्यूटेड राजा बनते हैं। तो हेनरी सिक्स को विलियम शेक्सपियर ने जो हेनरी सिक्स पर 3 प्ले लिखे हैं, हेनरी सिक्स पार्ट 1, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, तो उसमें इनको सिद्ध किया है हेनरी सिक्स इज द रॉयल सेंट बीक इन हिज सेंटलीनेस। इनको रॉयल सेंट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज की फाउंडेड किया, ईटन कॉलेज और ऑल सोल्स कॉलेज को किया, इनको इन्होंने जो है फाउंडेड किया। और लेकिन इनका जो शासन काल है वो काफ़ी विवादों से घिरा रहा। सीधा राजा था तो लोग इनके जो लॉर्ड्स थे और जो इनकी जो डिस्प्यूट फैमिली थी, दूसरा परिवार था, वो इनको दबाता रहता था। तो इनके परिवार, इनके शासन काल में 2 मेन इवेंट्स होती हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक होती है कंटिन्यूएशन ऑफ 100 ईयर वार्स विच एंड्स इन 1453। इसको हम नहीं गिनेंगे अभी क्योंकि 100 ईयर वार तो चला आ रहा है। तो ये वॉर जो है लगातार चल रहा होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो जन और धन दोनों की हानि होती है, यानी कि इकोनॉमिक लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस इकोनॉमिक्स लॉस के कारण और इनके ढीलेपन के कारण, काफ़ी सीधे राजा होते हैं, कोई वीक राजा होते हैं, तो केट्स रिवेलियन होता है। ये एक कई लोगों का सामूहिक विद्रोह होता है। तो ये विद्रोही इवन टू किंग की जो सेना होता है उसको भी हरा देते हैं। और दूसरी घटना होती है वॉर ऑफ रोजेस, जो कि 1455 में शुरू होता है और 1485 में समाप्त होता है। और 1485 में समाप्त होने के साथ एक राजवंश की समाप्ति हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तो जानते हैं कि केट्स रिवॉल्यूशन क्या है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पूछा भी जाएगा, तो यही पूछा जाएगा कि केट्स रिवेलियन जो है, जो केट्स का विद्रोह है, वो किस किंग के रेन में हुआ। एक प्रश्न तो ये बनता है। और सेकंड बनता है ये कब हुआ, कब से कब तक हुआ। तो इसके बारे में जान लेते हैं। 2-3 बातें हैं। इट वॉज द लार्जेस्ट पॉपुलर अपराइजिंग टू टेक प्लेस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी अगेंस्ट पॉलिसीज ऑफ हेनरी सिक्स। तो हेनरी सिक्स की जो नीतियां थी उनके विरोध में इस रिवेलियन की शुरुआत होती है। कारण क्या है भाई, आप भी समझ गए होंगे। एक तो 100 ईयर वार, उसमें जन और धन दोनों की हानि, और दूसरे ये दोनों राजा, यानी कि फ्रांस के भी राजा और इंग्लैंड के भी राजा। तो इसके कारण जो हेनरी सिक्स की जो शासन है वो काफ़ी ढीला हो जाता है। तो यहाँ पर विद्रोह हो जाता है। तो इट वाज लेड बाय जैक केड एंड आयरिशमैन लिविंग इन कैंट। तो कैंट के रहने वाले एक आयरिशमैन थे जैक केड, इसकी शुरुआत करते हैं, इसको लीड करते हैं। केड्स फॉलोअर्स मोस्टली कंप्राइज्ड, तो पेस्ट जो केड के अनुयायी होते हैं उसमें अधिकतर जो लोग शामिल होते हैं, अधिकतर जो शामिल लोग होते हैं उसमें किसान होते हैं, स्मॉल लैंड ओनर्स होते हैं, और मैन ऑफ प्रॉपर्टी, थोड़े जमींदार भी होते हैं, एंड इवन सम चर्चमैन भी इसमें शामिल होते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ केड ऑब्जेक्टेड टू फोर्स लेबर, तो इन पर जो लेबर थोपी जाती थी, और करप्ट कोर्ट थे, सीजर्स ऑफ लैंड बाय नोबल, जो नोबल लोग थे इनकी ज़मीनों का अधिग्रहण कर लेते थे, और हैवी टैक्सेशन था। ये कई कारण बने थे इस विद्रोह का। दूसरे केड और उसके जो फॉलोअर हैं वो कैंट में राजा की आर्मी को भी डिफीट कर देते हैं और इंग्लैंड में प्रवेश करते हैं, उसका खजाना लूट लेते हैं। तो इन द लास्ट केड वॉज कॉट एंड किल्ड, लास्ट में केड जो है पकड़ा जाता है और मार दिया जाता है। और ये यहाँ पर किंग हेनरी सिक्स की चालाकी दिखाई जाती है। ये बहाने से उसको पकड़वा लेते हैं कि आप उसके समझौता होगा, आपकी जो है मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन क्या है इनकी जिसको भेजते हैं वो इनका कत्ल कर देता है। अब दूसरा इवेंट होता है वॉर ऑफ रोजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे बहुत विस्तार से, और उम्मीद कर रहा हूँ ये बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा जैसे हम पढ़ेंगे इसको। द वॉर ऑफ रोजेस वर अ सीरीज ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर्स कंट्रोल of the throne of England
फॉट बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ टू राइवल ब्रांचेस ऑफ रॉयल हाउसेस ऑफ प्लांटेजेंट्स। तो जो प्लांटेजेंट फैमिली होती है, जो राजवंश होता है, इसी में दो फैमिली बन जाती हैं। तो उन दो फैमिली का सिंहासन पर कब्जा करने के लिए ये जो वॉर ऑफ रोजेस है, तो ये एक प्रकार का फैमिली डिस्प्यूट होता है और इसके परिणाम जो होते हैं, रिजल्ट जो होते हैं, वो काफ़ी हॉरोइंग होते हैं और काफ़ी डराने वाले होते हैं। तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। देखिए, दो हाउसेस होते हैं। एक होते हैं द हाउस ऑफ लंकास्टर, जिसका जो सिंबल होता है वो रेड रोज होता है, और दूसरा हाउस होता है हाउस ऑफ यॉर्क, और इसका जो सिंबल होता है वो वाइट रोज होता है। ठीक, अब इसके हाउस चार्ट की बात करें, इससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, बहुत ध्यान से सुनना। आप जानते हैं कि एडवर्ड थर्ड की ये फैमिली होती है, और एडवर्ड थर्ड के 3 पुत्र होते हैं। एडवर्ड ब्लैक प्रिंस बोलते हैं जिसको, और ड्यूक ऑफ कार्नवाल होता है। इनके सेकंड पुत्र होते हैं जॉन ऑफ गॉन्ट, वो ड्यूक ऑफ लंकास्टर होते हैं, और दूसरे होते हैं एडमंड ऑफ लैंगले, ये ड्यूक ऑफ यॉर्क होते हैं। तो दो बातों पे ध्यान दीजिए, एक ड्यूक ऑफ लंकास्टर और दूसरा है ड्यूक ऑफ यॉर्क। ये दो, और ये ब्लैक प्रिंस होते हैं। तो ये इनके 3 पुत्र होते हैं, और एल्डर सन होते हैं आपके एडवर्ड द प्रिंस। लेकिन एडवर्ड जो ब्लैक प्रिंस होते हैं, ये 1376 में 1376 में इनकी डेथ हो जाती है। तो नेचुरल कि एडवर्ड थर्ड के पुत्र एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस को राजा बनना था, लेकिन उसकी डेथ अपने फादर की डेथ से पहले हो जाती है, तो ये राजा नहीं बनता है। तो एडवर्ड थर्ड की मृत्यु के बाद उनका जो ग्रैंड सन होता है, कौन होता है? इनका जो एडवर्ड थर्ड का जो ग्रैंड सन होता है रिचर्ड सेकंड, ये राजा बनता है, और ये एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस का पुत्र होता है। ठीक, लेकिन 1377 में गद्दी पे बैठता है, 1399 में इसकी डेथ हो जाती है, और ये जो राजा होता है ये चाइल्डलेस होता है, यानी कि इसकी कोई संतान नहीं होती। तब इसके बाद जो शासन आता है वो आता है हेनरी फोर्थ पर, और वो भी इसका ग्रैंडसन होता है, लेकिन ये जॉन ऑफ गाउंट जो कि ड्यूक ऑफ लंकास्टर होते हैं उसका पुत्र होता है। तो यहाँ तक समझ में आए? तो यहाँ पर ये जो फैमिली होती है ये यहाँ पर जो है कोलैप्स हो जाती है, ये फैमिली। अब यहाँ से ये फैमिली शुरू होती है। अब इन दोनों फैमिली को हम पैरेलल पढ़ेंगे। तो देखिए, हेनरी फोर्थ के बाद हेनरी फिफ्थ किंग बनते हैं, इनका पुत्र होता है, और हेनरी फिफ्थ के बाद हेनरी सिक्स्थ जो होता है ये हेनरी फिफ्थ का पुत्र होता है। तो ये जो वह राजा बनता है हेनरी सिक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो रिचर्ड प्लांटेनेज जो थर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क होते हैं और यॉर्क फैमिली आते हैं। तो देखिए, ये आपकी जो है लैंकास्टर फैमिली है, ये आपकी जो है यॉर्क फैमिली है। 2 फैमिली हो गई। तो अब ये क्या करते हैं, ये जो रिचर्ड प्लेजेंट हैं इस पर झगड़ा शुरू कर देते हैं। ठीक, 1455 में, और उसके बाद 1455 में जो हेनरी सिक्स होते हैं
इनको हरा दिया जाता है और 1455 से 1461 से लेकर, तो इनका जो पुत्र होता है यॉर्क फैमिली का, एडवर्ड फोर्ड, ये राजा बनता है। तो 1461 से लेकर 1470 तक ये राजा रहता है। तो फिर किंग हेनरी राजा बनते हैं 1470 से लेकर 1471 तक। तो 1400 ये किंग हेनरी जो होते हैं ये जो है कैद कर लिए जाते हैं एडवर्ड फोर्थ द्वारा, और ये जो है इनकी डेथ हो जाती है। और इस युद्ध में इतना नुकसान होता है कि कोई भी मेल जो प्रिंस है, जो मेल सक्सेसर है, वो नहीं बचता है। तब इसके बाद हेनरी 7 है, जो ट्यूडर फैमिली के होते हैं, ये राजा बनते हैं। और ये लंकास्टर फैमिली की एक पुत्री होती है, क्वीन होती, तो उसी के परिवार, उसी की जो महिला जो होती, प्रिंस होती हैं, तो उन्हीं के से शादी होती है इनके पिता की। तो यही कारण है कि ये इनके पुत्र होते हैं। तो ये लंकास्टर फैमिली के होने के कारण ये राजा बनते हैं, क्योंकि इधर कोई भी मेल बचा नहीं होता है। तो ये दूसरे राजवंश की शुरुआत यहाँ से होती है। अब इसके अगले पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि रीजन्स जो आपके 100 ईयर बाद वॉर ऑफ रोजेस के रीजन क्या रहे थे। तो रीजन क्या है कि आपके जो यॉर्क फैमिली होती है वो कहती है कि जो हेनरी 4th, 5th, 6th जो है, इन्होंने ये राइटफुल किंग नहीं है, इन्होंने धोखे से सिंहासन को कब्जाया है और हमारा कब्जा होना चाहिए। तो पढ़ लेते हैं। खैर, द वॉर ऑफ रोजेस बिगिन इन 1455 when many barons resented the way that Lancaster family had seized the throne in 1399 and felt that Henry 4th, 5th, 6th were not the rightful king। तो ये बात ये कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू द barons, यॉर्क फैमिली कजिन ऑफ द लैंकास्टर, ये कजिन तो होते हैं, बट ट्रूली एंटाइटल्ड टू रेन। तो ये बातें, इस अहम को लेकर ये पारिवारिक जो है डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। और इसके इफ़ेक्ट क्या रहते हैं, आप इसके इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे तो आपका दिमाग जो है काफ़ी स्टंड हो जाएगा, आप भौचक के रह जाएंगे कि क्या हुआ आखिर। द वॉर वर फाइनली बॉर्न बाई लंकास्ट्रियन फैमिली हेनरी ट्यूडर। तो हेनरी ट्यूडर लंकास्ट्रियन फैमिली की तरफ से लड़ते हैं, और हु बिकेम हेनरी 7th ऑफ इंग्लैंड। तो हेनरी 7th के रूप में किंग ऑफ इंग्लैंड रहते हैं। और हेनरी और इन्हीं के जो दूसरे यॉर्क फैमिली होती है, तो हेनरी जो 7th होते हैं रीयूनाइटेड द टू राइवल हाउसेज बाय मैरिंग एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क और डॉटर ऑफ एडवर्ड 4th इन 1486। यानी 1486 में एडवर्ड की 4th पुत्री से शादी कर लेते हैं, डॉटर शादी कर लेते हैं। तो ये दोनों फैमिली जो है रीयूनाइट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ से जो डेंसिटी होती है, राजवंश होता है, वो समाप्त हो जाता है। तो क्या होता है, तो जो वॉर ऑफ रोजेस का प्रभाव रहा, एंडेड द प्लान टेंजेंट डेंसिटी। तो जो प्लान टेंजेंट डेंसिटी थी, राजवंश था, उसकी समाप्ति हो जाती है। एंड एस्टेब्लिश न्यू डेंसिटी, द ट्यूडर डेंसिटी। तो ट्यूडर राजवंश की शुरुआत होती है। और जानते हैं कि ट्यूडर राजवंश में जो एलिजाबेथ फर्स्ट होती हैं, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, 1558 से लेकर के 1603 तक शासन करती हैं। तो ये ट्यूडर डेंसिटी की अंतिम शासिका मानी जाती हैं। और ये अनमैरिड रहती हैं, कोई विवाह नहीं करती। तो इनके बाद जेम्स फर्स्ट को, जो स्कॉटलैंड के 4th होते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो ट्यूडर डेंसिटी हेनरी 7th से शुरू होकर के 1485 में राजा बनते हैं, उससे शुरू होकर के 1603 तक समाप्त होती है। अब ये जो प्लेंटेजेंट फैमिली का जो स्पैन रहा है, देखिए, द हाउस ऑफ प्लेजेंट फैमिली वॉज ए रॉयल हाउस
विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैंड्स ऑफ अंजौ एंड नॉर्मंडी इन फ्रांस। तो ये फ्रांस की फैमिली थी। जब उसके बाद नॉर्मंडी का यहाँ पर आक्रमण होता है और नॉर्मन एंग्लो नॉर्मन की स्थापना होती है पीरियड की, तो उसी के बाद ये आते हैं तो यहाँ पर राजा बनते हैं। और द फैमिली हैड द इंग्लिश थ्रोन 1154 with the accession of Henry VII to 1485 when Richard III died in Battle of Wars of Roses। तो रिचर्ड थर्ड जो है वॉर ऑफ रोजेस में मर जाते हैं और यहाँ पर इसके बाद इस जो डेंसिटी है इसका समाप्ति हो जाती है। तो देखिए फैमिली डिस्प्यूट में एक राजवंश का समाप्त हो जाना बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। और दूसरी बता देंगे कोई मेल कैंडिडेट नहीं बचा था। अब हाउस ऑफ ट्यूडर और रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड इसको पढ़ते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है। पहले इस चार्ट को समझ लेते हैं। देखिए हेनरी एर्थ से शुरू होता है एक्चुअली। तो हेनरी सेवन्थ के 2 पुत्र होते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब समझ में आ जाएगा चार्ट। तो देखिए हेनरी जो आपके 7th होते हैं, इनके 2 पुत्र होते हैं और 1 पुत्री होती है। हम यही समझा देंगे। तो ऑर्थर द प्रिंस ऑफ वेल्स होता है, हेनरी एर्थ, और इनकी 1 पुत्री होती है मार्गरेट। पूरा राजवंश यहीं से समझ में आ जाएगा। ऑर्थर जो है 1502 में 1502 में इनकी डेथ हो जाती है 1502 में। लेकिन इनका विवाह हो जाता है कैथरीन ऑफ एरागन से। कैथरीन ऑफ एरागन इनकी वाइफ होती हैं और 1501 में इनका जो है इनसे विवाह होता है। तो आप देख रहे हो केवल शादी के 1 वर्ष बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और आप ऊपर देखिए कि 1509 में इनके पिता की डेथ होती है। तो जो प्रिंस ऑफ वेल्स है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स का टाइटल उस राजकुमार को मिलता है जो युवराज बनता है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का टाइटल का मतलब है युवराज, क्राउन प्रिंस बोलते हैं इसको। तो इनकी डेथ जो होती है अपने पिता से पहले हो जाती है। तो नेचुरल है कि 1509 में हेनरी एर्थ इंग्लैंड के राजा बनते हैं। ठीक। और फिर ये अपने भाई की वाइफ कैथरीन ऑफ एरागन से शादी करते हैं, विवाह करते हैं। और इनकी एक पुत्री का जन्म होता है मैरी, जिसको ब्लडी मैरी कहते हैं। तो ब्लडी मैरी को इनको ब्लडी मैरी कहने का पीछे एक कारण है। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जब मैरी शासन पे बैठती हैं, गद्दी पे बैठती हैं, तो उस समय प्रोटेस्टेंट धर्म चल रहा होता है। तो ये कैथोलिक धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं, रीएस्टैब्लिश करती हैं और जितने भी प्रोटेस्टेंट होते हैं उनका कत्लेआम करा देती हैं। तो यही कारण है। और जो प्रोटेस्टेंट चर्च होते हैं, जो प्यूरिटन चर्च होते हैं, उनको गिरवा देती हैं। तो यही कारण है इनको ब्लडी मैरी कहा जाता है। ये क्यों गिरवाती है, क्या कारण है, वो अभी और जानेंगे। अब इनकी एक पुत्री होती है मार्गरेट। तो मार्गरेट की शादी होती है स्कॉटलैंड के किंग जेम्स फर्स्ट से। तो यही कारण है कि जब इनकी पुत्री एलिजाबेथ फर्स्ट 1603 में इंग्लैंड की रानी मर जाती हैं, तो कोई संतान नहीं बचती है, कोई उत्तराधिकारी नहीं बचता है। तो इनकी पुत्री का पुत्र जेम्स फोर्थ को 1603 में बुलाया जाता है और इंग्लैंड के शासन गद्दी पर बैठाया जाता है। तो आप जानते हैं वहाँ यूनियन ऑफ क्राउन्स होता है। स्कॉटलैंड का राजा होता है, इंग्लैंड का राजा बनता है और आयरलैंड का राजा बनता है। इसको हम यूनियन ऑफ
क्राउन्स कहते हैं। तो ये चार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं हेनरी एर्थ। अब यहाँ से आपका जो रिफॉर्मेशन शुरू होता है, असली रेनेसां शुरू होता है, वो 16वीं शताब्दी में यहाँ से शुरू होता है। तो यही कारण है कि कहा जाता है कि रेनेसां किस राजा के, किस किंग के रेन में शुरू होता है, तो वो शुरू होता है किंग हेनरी एर्थ को। इसको मैंने पॉइंट को लिखा नहीं है, लेकिन आप याद कर लें, रेनेसां की जो शुरुआत मानी जाती है वो किंग हेनरी एर्थ के शासनकाल से मानी जाती है, और 1509 में गद्दी बैठते हैं और अपनी मृत्यु तक 1547 में रहते हैं। तो रेनेसां और रिफॉर्मेशन का इनके शासनकाल में होने का कारण क्या था, कौन कौन से रीजन्स रहे थे, वो आप जानिए। देखिए, आप जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा था कि मैरिड कैथरीन ऑफ एरागॉन इन 1509, द विडो ऑफ हिज ब्रदर आर्थर, बट ही हैड ओनली वन डॉटर। देखिए, इनसे कई बच्चों का जन्म होता है, लेकिन केवल एक और अकेली पुत्री सर्वाइव करती है, और वो होती है मैरी फर्स्ट, जानते हैं। लेकिन ही वांटेड अ मेल सक्सेसर, सो ही वांटेड री मैरिज, बट कैथोलिक चर्च डिनाइड इट। तो वहाँ कैथोलिक चर्च होता है, तो कैथोलिक चर्च इस बात को डिनाइड कर देते हैं कि आप री मैरिज नहीं कर सकते। तब क्या होता है, तब ऐसी स्थिति में ही पास्ड द एक्ट ऑफ सुपरमेसी इन 1534। इट फाउंडेड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, जिसको एंग्लिकन चर्च कहा जाता है, उनकी स्थापना करते हैं, और द किंग वॉज मेड द हेड ऑफ इंग्लिश चर्चेस। तो इंग्लिश चर्च का जो हेड है वो राजा बनता है। तो पहले चर्च का सुप्रीम हुआ करता था पोप, अब चर्च का सुप्रीम जो है वो इस एक्ट के अनुसार किंग बनता है। तो अब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो किंग हेनरी के अनुसार चलते हैं। अब यहाँ से ये प्यूरिटन जो मूवमेंट है वो शुरू हो जाता है, और प्यूरिटन्स की यहाँ पर विक्ट्री होती है। लेकिन ये प्यूरिटन में, कैथोलिक में ही सुधार करते हैं। तो होता क्या है, अब ये मैरिज करते हैं, तो कुल मिला के ये जो है 6 शादियाँ करते हैं। कितनी शादी करते हैं, 6 शादियाँ करते हैं, उसको आप समझिए। तो इसमें से केवल हम 3 शादी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी से पॉलिटिकल इफेक्ट हुआ था, पॉलिटिकल इवेंट हुई थी। तो एक है एन बुलियन। तो एन बुलियन से शादी करते हैं, और उनसे एक पुत्री का जन्म होता है, एलिजाबेथ फर्स्ट का। अब इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो फिर ये शादी करते हैं जेन सेमोर से, और जेन सेमोर से एक पुत्र का जन्म होता है, और जिसका नाम होता है एडवर्ड फोर्थ। तो ये 9 वर्ष की आयु में 1547 से लेकर 1553 तक गद्दी पर बैठता है, केवल 9 वर्ष की आयु में। और ये बहुत कम समय ही शासन कर पाता है, देखिए 4700 से लेकर 53 तक। और फिर इसकी ये वीक चाइल्ड होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है, और इसको जो है टीबी हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, तो उसके कारण इसकी डेथ हो जाती है। अब फिर उसके बाद, इसके तुरंत बाद मैरी जो है, जो कि इनकी फर्स्ट वाइफ की पुत्री होती है, वो गद्दी पर बैठती है। तो आप जानते हैं कि इन्होंने पूरा कैथोलिक चेंज करके प्रोटेस्टेंट की स्थापना की, एंग्लिकन चर्चेस की स्थापना की, और इनकी माँ को छोड़ दिया। अब बदला लेती है मैरी फर्स्ट प्रोटेस्टेंट का कत्लेआम करके। तो ये कारण बनता है प्रोटेस्टेंट का कत्लेआम करना, क्योंकि बदले की भावना से। तो 1558 में इनकी डेथ हो जाती है, और एन बुलियन की जो डॉटर होती है एलिजाबेथ फर्स्ट, ये 1558 में गद्दी पर बैठती है, और 1603 में
इनकी डेथ हो जाती है। फिर आपका स्टुअर्ट डायनेस्टी शुरू हो जाती है, वो एलिजाबेथन पीरियड के बाद पढ़ेंगे, जिसको जैकोबियन एज कहते हैं। अब इंग्लिश रिवाइवल ऑफ लर्निंग इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड अदर फील्ड में पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न यही बनता है इंग्लैंड में कि जो इंग्लैंड में प्रिंसिंग प्रेस जो है उसका सेटअप कब होता है। तो ये होती है आपकी 1476 में, 1476 में विलियम कैक्सटन जो होते हैं वो वेस्टमिंस्टर में इसकी स्थापना करते हैं। Although the first book that he is known to have produced was an edition of Chaucer's Canterbury Tales। तो कैंटरबरी टेल्स पहली बुक मानी जाती है जो इंग्लैंड में पब्लिश होती है, लेकिन फर्स्ट इंग्लिश बुक तो कोई और होती है, अभी पढ़ेंगे। और मेलोरीज, मोंटेड्यू आर्थर और जो अटोपिया होती हैं वो भी इसी में पब्लिश होती हैं। और फर्स्ट बुक जो इंग्लिश में प्रिंट होती है वो होती है रिकॉल डे हिस्ट्री ऑफ ट्रायस। ये रॉल लेफवेरे जो 15वीं सेंचुरी के फ्रेंच राइटर होते हैं, तो उनकी रचना को विलियम कैक्सटन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो जो जानी जाती है रिकॉल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रायस 1471 में। तो इसी वर्क को ये पब्लिश करते हैं इंग्लिश में, ये पहला वर्क इंग्लिश का माना जाता है। तो द वर्क ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वुड रीड अ कलेक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रायस, इसका इंग्लिश में ये अर्थ निकलता है। तो दिस वाज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश इन 1473-1474, यानी कि 1473 और 74 में पब्लिश होती है। तो ये मत मानना कि 1476 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है तो 1473 में और 74 में कैसे पब्लिश होती है। भाई 1476 में वो इंग्लैंड में स्थापना होती है, लेकिन ये इंग्लैंड में थोड़ी नहीं होती है, ये तो बेल्जियम में होती है। तो विलियम कैक्सटन प्रिंटेड हिज ट्रांसलेशन द रेक्यूल ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ ट्रायस इन वर्गिस बेल्जियम इन 1473 एंड और 1474, यानी इन दो वर्षों के मध्य में यही कहीं इसको पब्लिश होता है। तो समझ गए होंगे कि इंग्लैंड में जो पब्लिश होती है वो माना जाता है कि एडिशन रहा है आपके चौसर की कैंटरबरी टेल्स का, और 1476 के बाद पब्लिश होता है वो, और ये बेल्जियम में पब्लिश होती है। तो लिटरेचर की पढ़ते हैं, व्हाट इज द लिटरेचर ऑफ रिवाइवल लर्निंग पीरियड। तो इनमें जो पहला नाम आता है वो रोजर एशम आता है, और द फर्स्ट वर्क वाज टैक्सोफिलस, जिसको बोलते हैं स्कूल ऑफ शूटिंग। तो स्कूल ऑफ शूटिंग इन्होंने जो तीरंदाजी का स्कूल खोला था और उसको कहा था कि बेकार चीज़ है को लोग कहते थे, तो इन्होंने इसको प्रमाणित किया। और ये लैटिन के ग्रेट स्कॉलर माने जाते हैं, और इनकी जो पहचान बनती है ये एलिजाबेथ, जो क्वीन एलिजाबेथ होती हैं उनके ट्यूटर रहे होते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये पॉइंट भी बनता है कि हु वॉज द ट्यूटर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। अगला है मेलोरिस की मॉर्टे डी ऑर्थर होती है, जो 1470 में लिखी जाती है, और 1485 में विलियम कैक्सटन इसको पब्लिश करते हैं। और इसको ओरिजिनल टाइटल होती है ले मॉर्टे डी ऑर्थर, जिसको एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच में जो उसका अर्थ निकलता है वो है डेथ ऑफ आर्थर। और ये जो रचना लिखी जाती है, पहले तो ये इसका जो जेनर होता है वो होता है सिवेल्रिक रोमांस। तो रोमांस तो आप जानते हैं कि जो नाइट्स होते हैं उनके बहादुरी के कारनामों को, उनके सिवेल्रिक जो एक्टिविटीज़ होते हैं, एक्शंस होते हैं, उनको रोमांस कहा जाता है। तो रिटन इन मिडिल इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट बनता है कि ये किस में लिखी गई, तो ये मिडिल इंग्लिश में लिखी गई। फ्रॉम मैटर ऑफ ब्रिटेन, तो देखिए 4 प्रकार के मैटर होते हैं, पहले मैटर ऑफ फ्रांस, मैटर ऑफ इंग्लैंड, मैटर ऑफ ब्रिटेन और मैटर ऑफ रोम, ये 4 प्रकार के मैटर हैं। तो लेकिन जो लिखा जाता है ये मैटर ऑफ ब्रिटेन है, यानी कि ब्रिटेन की कल्चर को, ब्रिटेन के जो स्क्रिप्ट रहे हैं
उनको इन्होंने रिवाइव किया है। तो इसीलिए इनको रिवाइवल ऑफ पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश रचनाओं को रिवाइव किया है जो एंशिएंट समय की थी। मैलोरी डिड नॉट इन्वेंट स्टोरी इन दिस कलेक्शन, ही ट्रांसलेटेड एंड कंपाइल्ड देम फ्रॉम वेरियस फ्रेंच एंड इंग्लिश सोर्सेस। तो इन्होंने इसको क्या किया है, इन्होंने लिखा नहीं है बल्कि कंपाइल किया है। तो देखिए बहुत सारी रचनाएं जो हैं सुनी सुनाई होती हैं और उनको धीरे धीरे समय समय पर कंपाइल कर दिया जाता है। तो इन्होंने इनको क्या किया था, कंपाइल करने का काम किया था, उन स्टोरीज को इकट्ठा करने का काम किया था। अब इसके सोर्सेस की बात करें तो पहले फ्रेंच सोर्स जो रहा है बलगेट, लैंसलॉट ग्रेल और पोस्ट बलगेट साइकिल इसका सोर्स रहा है। और इंग्लिश सोर्स में जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ, तो ये आपके लगभग एंग्लो नॉर्मन पीरियड के ये राइटर होते हैं। तो उनकी हिस्ट्री रेजियम ब्रिटेनिया, हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ ब्रिटेन होती है और इनकी जो रचना इनका सोर्स बनती है। और मिडिल इंग्लिश सोर्स है अलिटरेटिव मोर्टे ऑर्थम, ये 3 सोर्स रहे होते हैं इनके। और इसमें जो लेजेंडरी टेल्स होती हैं, किंग ऑर्थर, गुइनबर, लैंसलॉट ऑफ मर्लिन, किंग्स नाइट ऑफ राउंड टेबल, इनकी कहानियाँ होती हैं। और टेनिसन का जो इडिल ऑफ द किंग होती है वो इस बुक जो है ये सोर्स रही होती है और इससे प्रभावित होकर लिखते हैं। देखिए इरेस्मस जो राइटर रहे होते हैं इनका नाम आता है प्रेजेस ऑफ फॉली के लिए। तो प्रेजेस ऑफ फॉली को समझेंगे आप इस तरह। देखिए पोप जो हैं सुपरस्टिशियस होते हैं, यानी कि अंधविश्वासी होते हैं, और वो अपने अंधविश्वास को ही ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं जो बाइबल में लिखा है वही सही है, जो पोप ने कहा है वही सही है। जो न्यू टेस्टामेंट होता है, आप जानते हैं न्यू टेस्टामेंट, तो न्यू टेस्टामेंट को रिवाइव किया था इन्हीं पोप लोगों ने ओल्ड टेस्टामेंट से, और उन्होंने अपने अपने विचार इसमें डाल दिए थे। तो ये काफ़ी अंधविश्वासों से, चमत्कारों से भरा हुआ होता है। तो इन चमत्कारों को, इनकी मूर्खताओं को इरेस्मस अपनी रचना प्रेजेस ऑफ फॉली में लिखते हैं। तो यही कारण है कि अपनी मूर्खताओं की ही प्रशंसा करते हैं ये पोप लोग। तो ये जानते हो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की एक प्रमुख रचना मानी जाती है, समझ गए होंगे। तो इरेस्मस वॉज डच फिलोसोफर एंड कैथोलिक थियोलॉजियन हु कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ नॉर्दर्न रेनेसां। प्रेजेस ऑफ फॉली इज एन ऐसे रिटन इन लैटिन इन 1509। इन 1509 में लिखा गया। ये क्या है? ऐसे है। इट इज ए सैटारिकल अटैक ऑन सुपरस्टिशंस, वेरियस ट्रेडिशंस ऑफ यूरोपियन सोसाइटी एंड ऑन द लैटिन चर्चेस। तो समझ गए जो बात कर रहे थे कि जो समाज में अंधविश्वास फैला था और जो चर्चेस में अंधविश्वास फैला था, पोप के मध्य में जो सुपरस्टिशियस जो धारणाएं थीं उसको इन्होंने क्या किया? सटायर किया। तो यही कारण है कि प्रोटेस्टेंट जो रिफॉर्मेशन है उसमें ये किताब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। और टॉमस मोर की जो एटोपिया है ये आपकी मेन रचना है जो कि 1516 में लैटिन में लिखी जाती है। किसमें? लैटिन में। तो पहले प्रश्न बनता है कि ये कब लिखी जाती है? तो 1516 में। दूसरा प्रश्न बनता है कि ये किस लैंग्वेज में है? तो लैटिन में है। जबकि आपकी ले मॉर्टे डी ऑर्थर है वो आपकी मिडिल इंग्लिश में है। और एटोपिया का मीन्स होता है लैंड ऑफ नो वेयर, ऐसी जगह जो कहीं नहीं है। अब इनके बारे में, टॉमस मोर के बारे में जान लेते हैं। ही सर्व्ड हेनरी एर्थ एज लॉर्ड हाई चांसलर ऑफ इंग्लैंड। ही वॉज एन इंग्लिश लॉयर, जज, सोशल रिफॉर्मर, ऑथर, स्टेटमैन
एंड अ नोटेड रेनेसा ह्यूमनिस्ट। तो ये इनका रेनेसा ह्यूमनिस्ट के बारे में जाना जाता है। जैसे कि अटोपिया में इन्होंने एक आदर्श रिपब्लिक की स्थापना करने की कोशिश की है और ये उम्मीद की कि कहीं ना कहीं इस दुनिया में ऐसा राष्ट्र जो है होना चाहिए। और अटोपिया का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है भाई 1516 में लैटिन में की जाती है और 1551 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। रॉबिन्सन एंड बर्नेट इसको ट्रांसलेट करते हैं। और अटोपिया का इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अटोपिया इज कॉल्ड प्रोलॉग टू रेनेसा। रेनेसा का प्रोलॉग कहा जाता है। अटोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट मॉन्यूमेंट ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म। जो आधुनिक सोशलिज्म है, समाजवाद है, उसका प्रथम मॉन्यूमेंट माना जाता है। और अटोपिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाई प्लेटोस रिपब्लिक। तो प्लेटो की जो रचना है रिपब्लिक, उससे प्रभावित होकर लिखी गई है। तो जितने भी पॉइंट इसमें शामिल किए गए हैं आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू मस्ट नोट देम डाउन। तो आप लिख लेना उनको भाई। और फिर आता है टॉटल्स मिसलेनी। तो इसमें बहुत सारे राइटर्स का वर्क होता है और उसको टॉटल्स मिसलेनी जो होता है, सॉन्ग्स एंड सोनेट, ये एक पब्लिशर कंपनी होती है जो इसको पब्लिश कराती है। तो ये भी लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर, लेकिन ये कहा, ये जो है पूछा जाता है कि टॉटल्स मिसलेनी क्या है। तो टॉटल्स मिसलेनी जो है कलेक्शन ऑफ राइटर्स की जो रचनाओं का कलेक्शन है और ये एक फर्म का नाम से है। तो इट वाज फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री बाय वाट एंड सरे और टॉटल्स इज नेम ऑफ द पब्लिशर। ठीक है। अब हम बात करते हैं सर थॉमस वाट और हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे जो टॉटल्स मिसलेनी में लिखते हैं। तो ये दोनों किस लिए फेमस होते हैं? देखिए, सर थॉमस वाट जो होते हैं एक इटालियन ट्रैवलर होते हैं एंड पोइट हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लिश। और ये इंग्लिश में सोनेट को इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये जो पेट्रार्क थे आपके इटालियन पोइट 14th सेंचुरी के, जिनके बारे में हमें अभी पढ़ा था, तो उनके सोनेट को ये ट्रांसलेट करते हैं। उम्मीद कर रहे समझ में आया होगा। और दूसरे हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, ये ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने रचना में, ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनियड। तो जो वर्जिल्स रहे हैं आपके ऑगस्टन पीरियड के 27 एडी के 27 सेंचुरी के राइटर, तो उनकी रचना एनिड को ये ट्रांसलेट करते हैं। उसके ट्रांसलेशन में ये ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो दो प्रश्न बनते हैं, हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश, और किस रचना के ट्रांसलेशन में, किस में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया? तो वर्जिल के एनिड का ट्रांसलेशन में। विलियम टेंडलेल जो होते हैं वो बाइबल का ट्रांसलेट करते हैं। तो आप जानते हैं ट्रांसलेशन बाइबल हेनरी अर्थ के पीरियड में ही होती है। और टिंडेल्स जो है न्यू टेस्टामेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। भाई ओल्ड टेस्टामेंट जो होता है आप जानते हैं कि वो हिब्रू और आपके दूसरी कौन सी लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज में है। लेकिन जो न्यू टेस्टामेंट है वो जो है लैटिन में है। द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल बेस ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल 1611 बाई जेम्स फर्स्ट। तो लगभग 42 जो स्कॉलर्स होते हैं वो ऑथोराइज्ड वर्जन का ट्रांसलेट करते हैं। तो उस ट्रांसलेशन बाइबल के ट्रांसलेशन का सोर्स जो है टिंडेल की बाइबल रहती है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं जो जानकारी आपको दी आपको पसंद आई होगी, और फिर ऐसी ही और जानकारी लेके आपके साथ आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको आप अपने मित्रों के पास शेयर भी करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।